आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद सीईपीसी द्वारा 18 प्रशासनिक समिति के सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद निर्यातकों में सरगर्मी तेज हो गई है। फिलहाल एक ग्रुप ने अपने 18 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सीईपीसी के चुनाव में नामांकन के लिए अंतिम तिथि 12 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है। इस ग्रुप द्वारा पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार काफी मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ऐसे में इस बार के कालीन निर्यात संवर्धन परिषद का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। गुरुवार को भदोही कालीन उद्योग से जुड़े प्रमुख निर्यातकों के समूह विकास की ओर के द्वारा स्टेशन रोड स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में प्रेस वार्ता किया गया और अपने एजेंडे को बताया गया। सीओए कैटेगरी फर्स्ट यूपी से रवि पटोदिया, विनय कपूर, भरत मौर्य, नुमान अहमद, संजय गुप्ता, उमेश शुक्ला, राशिद अंसारी, जाबिर बाबू अंसारी, पंकज बरनवाल, अब्दुल सत्तार। सीओए कैटेगरी सेकेंड जे&के से कुलदीप राज वाटल, गुलाम नबी भट्ट, जावीद अहमद, शौकत खान। सीओए कैटेगरी थर्ड रेस्ट ऑफ इंडिया से ओम प्रकाश गर्ग, सुनील कुमार जैन, नवीन सुराना, दीपक खन्ना है। तो आज की हमारी प्रमुख विषय यही है कि हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि क्या होना चाहिए काउंसिल के हाथों। और हम लोग भदोही, क्योंकि 75% शेयर भदोही का है, बाकी 25% में बाकी जितने भी हैं, चाहे कश्मीर है, चाहे जयपुर है, चाहे आगरा है, चाहे दिल्ली है, और उनकी भी जो है बिजनेस जो है, उनका भी बिजनेस जो है भदोही के ही बने हुए कारपेट पर डिपेंड करता है। वो यहाँ से परचेज करके आगे एक्सपोर्ट करते हैं। और हम लोग का दिल्ली वालों से कोई वो नहीं है, हम लोग एक हैं और एक ही रह के काम करेंगे काउंसिल में जब रहेंगे तो, और बढ़िया ढंग से काम करने का एक इरादा है। पूर्वांचल का ये बड़ा प्रोजेक्ट जो था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिलेश जी को कि उन्होंने पूर्वांचल में कारपेट एक्सपोर्ट, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बढ़ावे के लिए इसका जो कंस्ट्रक्शन करवाया था, और उसमें हमने तमाम वादे किए थे। वो आप हमारे जब खत्म होगा तो आपसे सवाल कर सकते थे वादे क्या हैं, डिटेल में टाइम लगेगा। और उसका एक वादा भी इसके अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जितने वादे, जिसकी वजह से ये मार्ट बना, हमारा इस टीम का आने का एक और ये भी एक कारण है कि हमको उसकी जो गरिमा है, जो उसका पर्पस है, हम उसको दिला पाए। 1500 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स थे यहाँ पे, तो धीरे धीरे करके अब बहुत छोटी संख्या के अंदर में आ गए। तो इसके ऊपर क्या आवश्यकता थी, ये एक मंथन का विषय है कि काउंसिल का उद्देश्य था कि इंडस्ट्री के साथ बैठ के चर्चा करें, संवाद करें कि उद्योग में नाकाम क्यों नहीं, बिजनेस क्यों नहीं, कैसे बढ़ेगा, क्या किया जाए। लेकिन वो चर्चाएं आज तक कभी, मेरे इतने साल के अनुभव में, वो चर्चा कभी नहीं हुई। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीपीसी ने एक दूरी बना रखी है हमारी भदोही कारपेट इंडस्ट्री से, हमारी एक्मा से एक अजीब सी दूरी बनी हुई है, जैसे कि हम लोग जो है वो अछूत हों या कुछ हो, समझ में नहीं आता। क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा अनुभव है एक्मा का, ये हम लोग की टीस है, हम लोग के दिल के अंदर में दर्द होता है कि सब काउंसिल जो है वो सारा काम दिल्ली में करती है, किसी से चर्चा नहीं, किसी से इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो एक उद्देश्य हम लोग का ये भी होगा कि एक्मा को और सीपीसी को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लाना, और सीपीसी एक्मा से फीडबैक लेके और इस क्षेत्र के अंदर में कालीन उद्योग के विकास के लिए जो भी काम कर सके वो काम हम लोग करें, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें। और हमारी कोई भी बात, हमारी कोई भी ज़रूरत हमको सीपीसी के माध्यम से सरकार में लेके जाना है। हम डीसी को लिखेंगे, हम सीपीसी को कहेंगे, सीपीसी उसको डीसी को लिखेगी, डीसी मिनिस्ट्री में भेजेगा। कितने
बहुत से पॉइंट हैं, जैसे मैं एग्जांपल के बता रहा हूं, हमको जीआई रजिस्ट्रेशन मिला, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इतने वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके ऊपर हमको सरकार की तरफ से कुछ वित्तीय सहायता मिले। आज तक एक पैसा नहीं मिली। लेकिन अगर ईमानदारी से कहा जाए तो ये देखने की बात है कि जीआई के ऊपर कुछ सपोर्ट के लिए सीपीसी ने कैसा प्रयास किया। एक्मा ने बहुत प्रयास किया है। मैं पंकज बनवाल भदोही कारपेट से, मैं 35 साल से कारपेट का एक्सपोर्ट करता हूं और एक बड़े स्तर पे करता हूं। काफ़ी विदेश आना जाना होता है। जब हम लोग अपने बाहर से बात करते हैं तो हमेशा हमारी शिकायत करते हैं कि आपकी इंडस्ट्री कर क्या रही है। मैं 35 साल से सब सुन रहा हूँ और जो हमारे आज के सीपीसी के पदाधिकारी हैं, कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, कोई फीडबैक लेना नहीं चाहता, कोई कुछ चेंज नहीं करना चाहता। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो इच्छा हुई, हम सारे ऑलमोस्ट वॉलंटियर हैं जो इस बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हम लोग सब अपनी इच्छा से निस्वार्थ इलेक्शन में आए हैं। सब लोगों ने प्रपोज किया कि मैं इस बार लड़ना चाहता हूँ, सबका स्वागत किया गया और हम लोगों ने एक टीम बनाई, वॉलंटियर टीम है। तो हम लोग का ये है कि इंडस्ट्री के लिए अब कुछ करना चाहते हैं। बहुत सुन लिया, बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं। अभी मैं एक मैसेज देख रहा था कि आखिरी फेयर का था, किसी बार ने जाते जाते मुझे लिखा, द फेयर वॉज वर्स्ट एवर। जाते जाते उसने लिखा कि द फेयर वॉज वर्स्ट एवर। अब ये बातें सुन सुन के हम लोग केवल बैठे रहे और तमाशा देखें तो कितनी बार देखें। तो इच्छा ये है कि अब इंडस्ट्री को सुधार किया जाए, अपनी बातें पहुंचाई जाए। वो हम लोग विदेश जाते हैं, बहुत से मुल्क में जा रहे हैं, तो देख रहे हैं गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्री के लिए क्या क्या करती है और हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। हमारी गवर्नमेंट उनसे मजबूत भी है, हमारे पास ज़्यादा पैसा है उनसे, फिर भी हम लोग नहीं करा पा रहे। तो ये प्रयास है कि गवर्नमेंट को समझा के, कन्विंस करके इंडस्ट्री को ऊपर लाया जाए, गवर्नमेंट सब्सिडी लिया जाए। अभी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, जो काम हो रहा है कारपेट का, उससे हम लोग 10 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। पोटेंशियल इतना है। तो इस प्रयास के लिए हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं और लड़ना चाहते हैं और आप लोग का सहयोग चाहिए, इंडस्ट्री का सहयोग चाहिए। बस, धन्यवाद। अभी पीछे 3 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया कि हम लोग 3 साल में, गुप्ता जी अभी आए थे हमारे यहाँ पे एक्सपो मार्ट में बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 3 सालों में आप इंडस्ट्री वाले क्या लूज कर दिए, शायद आपको इसका आभास नहीं है। तो बहरहाल वो समय बीत गया है। अब हम लोग एक नए दौर की तरफ आ रहे हैं। सरकार ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया है और हम लोगों ने एक ऐसा समूह बनाया है, ग्रुप बनाया है, जिसमें कोई गुटबाजी नहीं है, कोई एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं खड़ा है, न तो कोई और एक दूसरे के गलतियों को छुपाने के लिए खड़ा है। यहाँ पे जो भी है सब अपने आप में अपनी बात को रखने वाले हैं। जैसा कि विनय भैया ने, पटोरिया जी ने कहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 60,000 करोड़ होनी चाहिए। इन 3 सालों में हमने देखा है कि सरकार से हमको जो सुविधाएं मिलती थी लगभग सब जीरो हो गया है। तो हम लोगों को अगर सुविधाएं, जो ग्रांट मिलता था, अगर वो जीरो हो गया है तो हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं? सारा सब कुछ कैंसिल हो गया। आज की डेट में आप लोग तो जानते हैं, जैसे नुमान भाई ने भी बोला है कि पहले हमें क्या क्या मिलता था, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। लेकिन जो बचा खुचा था उन इन 3 सालों में वो भी नहीं मिला जो हमारा हक था। कारण क्या था ये आप लोग स्वयं अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है तो हमें ग्रांट को लाना पड़ेगा, और ग्रांट को लाने के लिए एक ऐसी अच्छी टीम हो जिसकी सरकार से एक बात करने का, एक अपने बातों को प्रेजेंट करने का एक नजरिया हो, एक विजन हो, तो ऐसी ही टीम आ सकती है। और यही सोच के हम लोगों ने एक ऐसी टीम बनाई है जो विजनरी टीम है। कैसे आप विनय भैया को लेके आए, कैसे आप पटोदिया जी को लेके आए? मैंने कहा मेरा ये कोई औकात ही नहीं है, मेरा इतना काबिलियत ही नहीं है कि मैं इतने सीनियर लोगों को अपने साथ लेके आऊं। ये तो इन्होंने इस इंडस्ट्री की 3 साल तक दुर्दशा देखी है, वो देख के ये स्वयं इन्होंने पहल किया है यहाँ पे आने के लिए, और जिसका हम सब, हमारे ख्याल से पूरे इंडस्ट्री वाले शुक्रगुजार होंगे। स्वागत करते हैं। हमको वहां पे
सरकार के सामने, मिनिस्टर के सामने, सेक्रेटरी के सामने ऐसे लोगों को भेजना है, ऐसे लोग वहां वोट की, कुछ लोग वोट पकड़ के बैठे होते हैं, अपने आप को मठाधीश बोलते हैं। तो उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि शायद हमारे टीम में, हमारे ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जिनके समाज का उतना वोट नहीं है, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा है और उन्होंने इंडस्ट्री के लिए हमेशा किया है और ये इंडस्ट्री को ही उन्होंने अपना समाज माना है। और इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोग अगर आए हैं आगे बढ़ के, तो इंडस्ट्री को उनका सम्मान करना चाहिए और उनको भी मौका देना चाहिए कि जैसे कि इतने सालों तक आपने एक टीम देखी है, एक ग्रुप देखा है, अगर मौका मिलता है तो आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। क्योंकि अभी से ही जो पटौदिया जी ने बोला है कि जो इनका विजन है, पहले ही मीटिंग में बोल रहे हैं कि 17,000 को 60,000 करोड़ करना है, ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा विजन है। और उस विजन को पूरा करने के लिए जो इन्होंने अभी बातें बोली है, सब बात उसको सपोर्ट करता है। ये अगर इनके द्वारा इनके तरह के काम किया जाए तो वो विजन और वो टारगेट को पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसी के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। हाँ, ये जरूर अशफाक साहब ने इसे कहा कि काउंसिल की स्थापना 1982 हुई। आपके बड़े भाई, मैं क्या कहूँ, इस 7 शख्सियों का नाम नहीं याद आ रहा है, और 7 शख्सियों को भी इस दुनिया में नहीं है, उनकी दुआएं आशीर्वाद दे रही हैं। कैसे हमारे ताऊ जी पंडित गुलाबधर जी के मिश्रा के नेतृत्व में मेरे पिताजी ने इसको कैसे 1982 के एशियाड गेम्स के समय किस तरह से इंदिरा जी को घेरा और कैसे इस काउंसिल की स्थापना हुई, जो कि बड़े उद्योगों में समाहित हो गई थी। हम बुनकरों का, हम छोटे व्यापारियों का, उद्योगों का सारा हिस्सा बड़ी मछलियां खा जाती थी, बड़े उद्योग खा जाते थे। हमें इससे काउंसिल से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। लेकिन पिछले 3 साल और उसके पिछले 2 साल कोविड में चले गए, प्लस उसके पिछले 2 साल जो कुछ इस काउंसिल में घट रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच और शर्म नहीं है कि जब इस काउंसिल की स्थापना हुई तो टी.एस. चड्ढा बाबू जी यहाँ मौजूद हैं और जुगल बाबू हमारे पिताजी के अग्रज थे। मेरे पिताजी ने जो रोटी खाई है और कमाई है वो इनके घर से खाई है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। 1 रुपये मेरे फादर की औकात नहीं थी, आटा चक्की का हमारे पास संसाधन था और मेरे दादाजी की ननिहाल कठौता थी। उसकी वजह से आप लोगों का वरहस्त प्राप्त हुआ और मेरे पिताजी इस लायक हो सके, वो फाउंडर एकमा मेंबर भी हुए और सीपीसी के फाउंडर मेंबर भी हुए, बाइलाज कमेटी के चेयरमैन हुए। इंदिरा जी से झगड़ा हुई, लड़ाई हुई, लेकिन हमारी काउंसिल बन गई। लेकिन यह नहीं सोचा गया था कि इस काउंसिल का दिशा और दशा इस गर्दिश में चला जाएगा। मैं किसी की बुराइयों को नहीं जानना चाहता। कपूर साहब ने कहा, परसों भी हमको कपूर साहब ने बहुत समझाया, बातें कही, शायद कपूर साहब अपनी बात कहना भूल गए, उसको मैं भी उन्हीं की बातों को, कपूर साहब की बातें होंगी मेरे मुख से आएंगी, कपूर साहब अपनी बातों में, क्योंकि रवि बाबू बोल रहे थे तो कपूर साहब ने बात कहना भूल गए। हम लोग क्यों ये हुआ कि सरकार ने इस पिछले टीम को बर्खास्त किया? क्या ऐसा कारण था कि गवर्नमेंट ने पिछली टीम को बर्खास्त किया? हमके उस पर न जाना चाहिए। हम एकदम चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे। कपूर साहब के पास मैं आया प्राण करने के लिए किसी बात को लेकर के, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि इतना लड़ाई लड़े हो, 1 वोट पाओगे ना, लड़ो चुनाव। मैं समाज में कह रहा हूं, यही इनका आशीर्वाद था। उस 1 वोट के लिए मैं लड़ गया। फिर इस बार चले यार, अब तो सब कुछ हुआ है और हम लोग सब साथ हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि कोई गुट नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है, हम लोग निर्विवाद। हमें इतना सौभाग्य मिल गया कि रवि बाबू और कपूर साहब जैसे और हनुमान साहब जैसे लोगों का बर्दाश्त प्राप्त हो गया कि अब शायद ये कारपेट इंडस्ट्री का और काउंसिल का उद्धार हो जाएगा। और यहाँ तिलक बाबू बैठे हुए हमारे पिता हैं। आप लोग का आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है और आप लोग एक चौथे स्तंभ है और एक निर्विवाद है। आप लोग जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, लोग लड़ रहे हैं,
भाई भतीजावाद, दामाद बेटी, रिश्तेदारी, इन सब चीजों को आप लोग प्रमुखता से उठाइए। इन सब चीजों से लोग ऊपर उठ करके आगे आने और ऐसी अनुभवी और जुझारू टीम के साथ आप लोगों का सहयोग मिले। और मैं आप लोगों के बीच में एक अपनी तरफ से घोषणा करता हूं कि अगर मैं चुन करके आया तो मैं एक टर्म के ऊपर दूसरा टर्म नहीं लड़ूंगा, क्योंकि फिर नए बच्चे आए, नए बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, सब यहाँ बैठे हुए हैं और नए बच्चों का मार्गदर्शन हमारे अनुभवी लोग करते रहे। कपूर साहब ने हमको परसों बातों में अपनी ड्राफ्टिंग में बताया कि यार उमेश, हमारा एक्सपोर्ट भले बढ़ रहा है, लेकिन तुम ये देखो, कपूर साहब बात करना भूल गए ना, मैं उनकी बातों, ये मेरी जबान मेरी है लेकिन शब्द उनके हैं यार। टर्म्स ऑफ डॉलर्स एंड टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज में देखो, आज हमारा डॉलर 40 रुपए का था, तब मेरा एक्सपोर्ट कितना था? आज मेरा डॉलर 82 रुपए का था है और मेरा यूरो 93 रुपए का है और पाउंड हमारा 100 रुपए का है, तब एक्सपोर्ट कितना है? तो इन सब बातों से कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं।